हेलो फ्रेंड, गुरुकुल बीएन एकेडमी में आपका स्वागत है। और 11th जेपीएससी का जो लक्ष्य सीरीज चल रहा है उसी में आज पॉलिटी का न्यायपालिका से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी मॉडल क्वेश्चन करेंगे। और इसमें आज का टॉपिक है न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण। ठीक है, यानी जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं गुरुकुल बीएन एकेडमी डाल्टनगंज में है। और ये आपका डाल्टनगंज के जो क्षेत्र में जो भी जेपीएससी जेएसएससी या जनरल कॉम्पिटिशन की जो तैयारी करना चाह रहे हैं वो उनके लिए एक बेहतर इंस्टीट्यूट के रूप में सामने आ रहा है। और ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग इसमें देखें, सीटेट का अभी कोर्स अभी जस्ट लॉन्च हुआ है सीटेट के लिए। तो भी आप लोग देख सकते हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। और तो जेपीएससी का जो लक्ष्य सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें है कि बहुत लोगों तक ये रीच भी कर रहा है, बहुत लोग इसको लाइक भी कर रहे हैं। तो प्लीज फ्रेंड आप लोग भी शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, बिना बिना किसी लेट किए हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड अब इसमें ये है, क्वेश्चन आंसर सेशन में आते हैं तो हम लोग शॉर्ट शॉर्ट वीडियो टाइप से बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे, मतलब 2-3 घंटे का नहीं बनाएंगे। आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट का क्वेश्चन वाइज, और क्वेश्चन उतना ही चला जाता है तो बहुत है। तो चलिए हम लोग बहुत शॉर्ट में बहुत ही एक मॉडल आंसर के रूप में बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखना है हम लोग को। ठीक है, देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, और ओवररीच। ठीक है, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवररीच में क्या, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण से आप क्या समझते हैं। ऑल्सो डिस्कस द एसोसिएटेड कंसर्न। ठीक है, साथ ही इससे संबंधित चिंताओं की भी विवेचना कीजिए। क्योंकि देखिए न्यायपालिका, आप सब जानते हैं कि संविधान के, ठीक है, संविधान में, संविधान का आर्टिकल 50 में जब जाएंगे आप तो वहां पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का पृथक्करण एक दूसरे से अलग कर किया गया है। ठीक है ना, तो उसमें जब देखेंगे आप कि चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी किस तरीके से अपनाई गई है वो देख लेते हैं एक बार। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि मान के चलिए कि ये आपका सरकार, तीन तीन बॉडी है सरकार की। ठीक है ना, तो ये तीनों बॉडी किस तरीके से, देखिए यहाँ पे आपका न्यायपालिका है, यहाँ पे न्यायपालिका, ये आपका कार्यपालिका, ये आपका कार्यपालिका है, और ये आपका विधायिका है। ये आपका विधायिका है। ठीक है फ्रेंड, इंडिया का जो बात इसे किया गया है ये आपका एक ही में है आप लोग। ठीक है, ठीक है, यानी पूरा का पूरा उसमें विधायिका है। ठीक है, उसी मतलब ये संसद है और संसद के 3 पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से संसद का 3 पार्ट जो है आपका राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 आपका बॉडी है, एक आपका न्यायपालिका है, दूसरा कार्यपालिका है, तीसरा विधायिका है। ठीक है, तो इंडिया ये जो डायग्राम बनाया है ये इसलिए बनाया है क्योंकि अमेरिका में जब आप देखेंगे ना तो ये सेपरेट है। इन अगर ये वाला लाइन को हटा दें, ये वाला लाइन को हटा दें तो ये आपका अब हो गया आपका अमेरिका का संविधान, यानी कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो हमको ये दोनों एक ही मिलते हैं, यानी विधायिका है और विधायिका से ही आपका कार्यपालिका है, यानी संसद के रूप में पूरी तरीके से सारे संसद होते हैं। और उसी में से जो एक बहुमत दल का नेता होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो अपना सरकार बनाता है, कार्यपालिका का प्रधान वही होता है। ठीक है, अब देखिए न्यायपालिका को इन दोनों से स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले ये जानिए कि विधायिका क्या है। तो विधायिका का काम है कानून बनाना, कानून बनाना, यानी विधायिका आपको क्या करेगी कि देश में या उससे रिलेटेड कोई भी कानून है तो उसको बनाएगी। ठीक है, कानून बनाने का काम किसका है, विधायिका का है। ठीक है, जो कानून बन गया, उस कानून को लागू करने का अधिकार, ठीक है,
मतलब उसको संचालित कैसे करना है, उसको कार्य कैसे करवाना है, लागू करना, नीति बनवाना। तो नीति बनाने का काम तो विधायिका ने कर दिया कि बना दिया, ठीक है, बनाकर दे दिया कार्यपालिका को, लो भैया तुम इसको चलाओ, ठीक है। तो कार्यपालिका मतलब कार्यों का संचालन करने वाली जो बॉडी हो गई वो आपका कार्यपालिका हो गई, ठीक है, कार्यपालिका। उसी तरीका से आपका इन दोनों नियम सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, जो कानून बना वो सही है कि नहीं है, उसका देखरेख कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी। जो नीति कानून जो बनाया गया उस नीति उसी कानून के अनुरूप आप चला रहे हैं कि नहीं, कि विधायिका ने जो नियम बनाया है उसी नियम के अकॉर्डिंग आप कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं, इसका देखरेख न्यायपालिका करेगी, ठीक है। इस तरीका से विधायिका और कार्यपालिका का काम होता है नीतियों को बनाना, नीतियों को संचालित करना। लेकिन ये जो न्यायपालिका है वो किस तरीका से देश में नियम कानून बन रहे हैं, किस तरीका से नियम कानून चलाए जा रहे हैं, तो इनका देख रेख करना, ठीक है, नागरिकों के हितों की रक्षा करना, देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए कानून सही है गलत है, इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। आपका कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी भैया, इसमें कि तुम लोग जो भी कर रहे हो वो सही है या गलत है, ठीक है। तो अब इसमें यहीं पे एक बात आता है आपका न्यायिक अतिक्रमण या न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यायिक समीक्षा क्या है और न्यायिक अतिक्रमण क्या है, उसके बारे में चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक, तो सबसे पहले एक भूमिका बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले दृष्टिकोण अपनाएंगे कि हम लोग को लिखना क्या है, किस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले कि न्यायिक सक्रियता, ठीक है, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण की अवधारणा की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अवधारणा मतलब कि न्यायिक अतिक्रमण क्या है, इसके बारे में आप बता दीजिए, ठीक है। जिस तरीका से क्वेश्चन का डिमांड होगा उसी तरीका से लिखना है। अगर मान के चलिए कि आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है तो 40 नंबर के क्वेश्चन में आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कि आप लेंथ थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, 500 600 700 वर्ड में आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को वो 20 नंबर में दे दे, 12 नंबर में, 10 नंबर में दे दे, तो न्यायिक सक्रियता न्यायिक अतिक्रमण का एकदम शॉर्ट में देके निकल जाना है, ठीक है। वो भी बताएंगे कि कैसे शॉर्ट में लिखना है। अब क्या है, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए कि आखिर दोनों के बीच में अंतर क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक अतिक्रमण क्या है, ठीक है, वो क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है और जुडिशियल आपका ओवररीच क्या है, इसके बारे में ये पहले जानिए। अब क्या करेंगे लोग, न्यायिक अतिक्रमण से जुड़ी चिंताओं का उल्लेख, ठीक है ना, चिंताओं का, आखिर न्यायिक अतिक्रमण हो रहा है, न्यायिक अतिक्रमण का, जब अतिक्रमण हो रहा है मतलब कि ओवररीच कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए उसको कर रहा है। अतिक्रमण का मतलब क्या है कि आपका क्रमण यहाँ तक है, यहीं तक आपको जाने का अधिकार है, लेकिन जब आप इसको पार कर जाते हैं, एक लाइन है उसको पार कर रहे हैं तो यही आपका अतिक्रमण हो जाता है, ठीक है, ओवररीच। तो उस तरीके से तदनुसार आप दोनों के क्या करेगा, निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले न्यायिक सक्रियता क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। और फ्रेंड ये मेंस का बैच है, याद रखिएगा मेंस का राइटिंग करना है, फैक्चुअल डिटेल आपको चाहिए, जो फैक्चुअल डिटेल है वो आपको आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चाहिए, आपको जितना ज्यादा याद रहे वो आपके लिए उतना बेटर है, ठीक है। लेकिन अब एक एक फैक्ट्स को आप मेंस की कॉपी में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस ये जानिए कि कौन सा आंसर कहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है, उसी के अनुसार चलेंगे हम, ठीक है फ्रेंड। तो उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्टिविज्म मतलब क्या होता है, एक्टिव होना, अपने आप को एक्टिव कर लिए कि हाँ ठीक है तुम कुछ भी करो हम एक्टिव हैं, हम देखेंगे तैयार है। तो इस व्यवस्था में जब हम देखते हैं कि एक न्यायिक दर्शन है जो न्यायपालिका को प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में पारंपरिक दृष्टांतों से
विचलन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, विचलन से के लिए प्रेरित करता है। एक बार जुडिशियरी, ये आपका जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है एक बार बता देता हूँ, इसके बाद ये आपको पढ़ के सुना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे आप लोग देख लीजिए। देखिए न्यायिक सक्रियता क्या है। न्यायपालिका और विधायिका के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी कार्य किया जा रहा है, नीति बनाया जा रहा है, नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो कुछ भी अगर किया जा रहा है तो वो सही है या गलत है, इसका निर्धारण ये करे न्यायपालिका करेगी। और अगर न्यायपालिका कर रही है, यानी एक एक नीतियों पे अपना नजर गड़ाए है, ठीक है, अब तो बहुत सारा माध्यम हो गया, आप पीआईएल के माध्यम से जा सकते हैं, तो पीआईएल डालने के माध्यम से होता है, या डायरेक्ट केस कर सकते हैं, या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रीच कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट खुद से संज्ञान में ले सकती है, वो आपके मान के चलिए कि मीडिया रिपोर्ट के संज्ञान ले सकती है। तो अब बहुत सारा वे हो गया, बहुत सारे वे हो गए आपका जुडिशियल एक्टिविज्म का। ठीक है, तो जब कार्यपालिका विधायिका के कार्यों का सही संचालन हो रहा है नहीं, हमेशा वॉच करे, हमेशा वॉच ये करते रहे, तो यही आपका हो गया कि ये सक्रिय हो चुका है, न्यायपालिका सक्रिय है, मतलब कि आप कुछ भी कर रहे हैं आपको वो देख रहा है। ठीक है, तो बस वही है, बस वही है कि न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका विधायिका के द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करे, किए हुए कार्यों पे अपना नजर बनाए रखे, और जो भी कानून होता है वो सही है या गलत है, उसके बीच में डिफरेंस करके और डिफरेंशिएट करते हुए उसको सही रास्ता दिखाने का जब काम करती है, तो उसी को हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। यानी जुडिशियरी जो है वो एक्टिव हो चुकी है और वो कोई भी गलत काम नहीं होने देगी, ये आपका हुआ जुडिशियल एक्टिविज्म। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, यानी कि इस दायरा यहाँ तक एक लाइन बनाया हुआ है, इसके बीच में कोई भी कानून बनाया जा रहा है, कानून बना, ठीक है, कानून बना, संचालित हुआ, बना और संचालित हुआ। अब यहाँ पे न्यायपालिका है, न्यायपालिका आपको यहां तक, ठीक है, न्यायपालिका जो है आपका, न्यायपालिका आपका यहां तक पहुंचती है, यहां तक पहुंची, और इसको यहां तक उसको अपना व्यू से ओवरव्यू करेगी। ठीक है, प्रूफ रीडिंग जो इसको बोलते हैं, जो प्रूफ रीडिंग करते हैं, जो किताब जब छप जाता है, जब किताब छप जाता है तो उसको प्रूफ रीडिंग किया जाता है ना पूरा। तो अब क्या है, न्यायपालिका बैठी है यहाँ पे, यहाँ से इसको रीड करेगी, यहाँ से वॉच करते हुए यहाँ तक देखेगी कि सरकार सही है या गलत है, सही है तो सही है, गलत है तो काट दो उसको हटा दो, उस नियम को हटाओ, उस कानून को हटाओ। इस तरीका से आपका आप देखेंगे 99वां कॉन्स्टिट्यूशन था आपका, एनजेएसी जिसको मानते हैं, एनजेएसी जिसको बोलते हैं, नेशनल जुडिशियरी एक्ट, जो एक्ट आया था उसको निरस्त कर दिया था। ठीक है, तो एक मान के चलिए कि यहां तक अगर देख रही है तो इसी को हम बोलेंगे कि न्यायपालिका जो है ना वो सक्रिय है, न्यायपालिका सक्रिय है। लेकिन इसी लाइन को एक क्रॉस कर जाती है, न्यायपालिका इस लाइन को क्रॉस कर गई, और क्रॉस करके यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका है उनके कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दे, या विधायिका और कार्यपालिका का जो काम है वो न्यायपालिका कर दे, तब यही कहा जाता है अतिक्रमण, ओवररीच। ये क्या कर गया, ओवर कर गया, ओवररीच कर गया, अतिक्रमण कर गया, अति कर दिया, इसको अतिक्रमण कर दिया, इसको क्या कर दिया, अतिक्रमण। तो इससे बस इतना, अगर ये डायग्राम आप समझ गए होंगे तो आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, ये टॉपिक बस इतना ही था। अब इसी में आपको क्या करना है कि अपना लैंग्वेज बना के लिख देना है आपको। देखिए न्यायपालिका एक दर्शन है जो न्यायपालिका के प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में पारंपरिक दृष्टांतों से विचलन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता
न तब प्रकट होती है जब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अधिकार के कार्य कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है तथा कभी कभी सरकार या सरकार की नीतियों या प्रशासन को ये निर्देशित करता है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता का उदाहरण, जैसे कि मान के चलिए कि न्यायिक सक्रियता का उदाहरण तो इसमें 2-4 है, क्योंकि आप ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप दे रहे हैं कि न्यायिक सक्रियता क्या हुआ कि कार्यपालिका और विधायिका का जो भी नीति है उसको वाच करेगी, सही है तो सही है, गलत है तो उसको रोकेगी, अपना दायित्व निभाएगी। ठीक है, मान के चलिए संविधान में कोई संशोधन ऐसा कर दिया जा रहा है जो संविधान के संशोधन को, संविधान के जो मूल ढांचा है उसको चोट पहुंचती है या मूल ढांचा बिगड़ रही है, तब न्यायपालिका वहां पे क्या करेगी कि अब तुम लोगों को ये मतलब न्यायपालिका सक्रिय है, अब उसको रोक देगी वहां पे। जैसे एनजेएसी, ठीक है, नेशनल जुडिशियल जो एक्ट जो आया था जिसमें ये बताया गया था कि न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति कैसे होगी, उसमें गृह मंत्री, कानून मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब का था, तो उसको न्यायपालिका निरस्त कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर दी थी कि नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें विधायिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप जा रहा था। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का सदस्य, रक्षा मंत्री कार्यपालिका का सदस्य, कानून मंत्री कार्यपालिका का सदस्य, विपक्ष का नेता विधायिका का सदस्य। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या हुआ, उसको निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट की नहीं, जजों का नियुक्ति होता है कॉलेजियम प्रणाली से और वही कॉलेजियम प्रणाली से ही आपका होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलिए न्यायिक सक्रियता, मान के चलिए कि न्यायिक सक्रियता कब आया था, सबसे पहले अगर देखें हम लोग न्यायिक सक्रियता का कि 1979 में बिहार के नवादा भागलपुर जेल में कैदियों का जो मतलब वहां पे जो कैदी रह रहे थे उसमें बहुत ही दयनीय स्थिति था, बहुत ही दयनीय स्थिति था। तो उसी के रिगार्डिंग एक पीआईएल दायर कर दिया गया था, पत्रकार थे, पीआईएल दायर कर दिया। और उसी समय पीएन भगवती जो पीआईएल के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है भारत में, तो पीएन भगवती जो थे वही पीआईएल के द्वारा सक्रिय हुए और बिहार सरकार को यह निर्देश दिया था कि आप जेल में जो कैदी हैं उनकी स्थितियों को सुधार करें, क्योंकि ये गलत कर रहा है, ये गलत है, जिस तरीके से कैदी रह रहे हैं उस तरीके से गलत है। तो यहाँ पे क्या न्यायपालिका सक्रिय हुई और आदेश दे दी। ठीक है ना, वहां से स्टार्ट होता है। तो देखिए उसी तरीके से क्या है कि सूखे से निपटने के लिए नई नीति बनाने का निर्देश दे देती है न्यायपालिका को। ठीक है, साथ ही साथ जब देखेंगे न्यायिक सक्रियता में अभी आपको और देखने के लिए मिलेगा कि सरकार कोई भी नीति, जैसे कि अध्यादेश लाना, तो अध्यादेश का एक परंपरा बन चुका था, अध्यादेश लाने का परंपरा बन चुका था कि सरकार सेशन में नहीं है या सरकार जब देखते कि विपक्ष मजबूत है और विपक्ष बिल को पास नहीं होने देगी, तो सरकारें क्या करती थी कि सेशन को आउट करके सेशन को मतलब सेशन जब खत्म हो जाता था तो उसके बीच में अध्यादेश ले आती थी, अध्यादेश लाकर उसको काम करती थी। उसी तरीके से जैसे कि एक समय एक इशू आया था कि जो आपका दिल्ली में जो पटाखा वगैरह का जो बैन हुआ था वो आपका जुडिशियल आपको ओवर रीच में चला जाएगा कानून। तो उसी तरीके से फिर आगे हो गया आपका बैड लोन से संबंधित हो गया, बैड लोन से संबंधित हो गया। इसमें आपका 2G घोटाला जो हुआ था, कोयला आवंटन का घोटाला हुआ था, उसमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं आपको जुडिशियल ओवर रीच देखने को मिलेगा, तो कहीं कहीं पे आपका जुडिशियल आपका एक्टिविज्म देखने के लिए मिलता है। तो देखिए अब आपका जुडिशियल ओवररीच आप समझ चुके होंगे क्या है, न्यायिक सक्रियता के एक चरम रूप, देखिए एक चरम रूप को संदर्भित करता है जहां न्यायपालिका द्वारा विधायिका या कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में मनमाने और अनुचित हस्तक्षेप, देखिए मनमाने और हस्तक्षेप किए जाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें न्यायालय विधि निर्माण करके, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यायपालिका विधि निर्माण करके विधायिका की भूमिका का अतिक्रमण कर देती है, क्योंकि विधि बनाने का काम किसका है, विधायिका का। विधि को लागू करना, विधि को संचालित करने का काम किसका है, कार्यपालिका का है। ठीक है, उदाहरण कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि राजमार्गों के, जैसे कि देखिए कुछ समय पहले आप देखेंगे 2015-16 की बात है, 15-16 में
कि जो हाईवे जो है ना, नेशनल जो हाईवे होते हैं, वहां पे क्या होता था कि जो होटल होते थे, रेस्टोरेंट होते थे, या शराब का ठेका लगाया जाता था। तो उसमें क्या होता था कि ड्राइवर लोग, जो ट्रक ड्राइवर जो होते थे, उसमें क्या करते थे कि शराब वगैरह पीते थे। तो शराब वगैरह नशा करके और एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था, बहुत तेजी से। तो न्यायपालिका ने ये ऐसा पीआईएल दिया कि आप रोड किनारे जो भी शराब दुकान है उनको बंद किया जाए। ठीक है, अब क्या हुआ, न्यायपालिका ने ऐसा निर्देश जारी कर दिया कि जो हाईवे है, ठीक है, जो नेशनल हाईवे जो थे उसके इधर शायद 25 फीट या 40 फीट या मीटर में था कि आप जो भी लाइसेंस, जो भी शराब दुकान है उस सबको हटाया जाएगा, लाइसेंस रद्द किया जाएगा। ये न्यायपालिका, तो यहाँ पे क्या है, एक कानून बन रहा है ना, क्योंकि आप एक कानून बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कानून तो बनाने का काम विधायिका का था, तो इसीलिए ये आपका जारी करने का ये निर्देश दिया। तो ये आपका ओवर रीच हो गया, यानी विधायिका का जो काम है वो काम न्यायपालिका कर देती है। उसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट आपका, आप जितना ज्यादा इसमें देख लेंगे कि क्या क्या उसका न्यायिक सक्रियता में 8-10 आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, और जुडिशियल ओवर रीच में भी 2-4-10 एग्जाम्पल देख लीजिए, ताकि कहीं जरूरत पड़े तो वहां पे डालें। यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग को लेकर निकलना है तो इतना इतना से ज्यादा आप नहीं डाल सकते हैं एक जगह पे, क्योंकि ये आप क्या, ये बॉडी का नहीं, ये आप भूमिका के रूप में इसको देख रहे हैं, तो भूमिका में ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। उसी तरीके से भारत जैसे लोकतंत्र में न्यायिक सक्रियता के साथ साथ न्यायिक अतिक्रमण के कारण कारण कई रूपों में कारकों का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे शक्ति का असंतुलन। आप जाने शक्ति का असंतुलन, जब शक्ति असंतुलन हो रहा है तो न्यायपालिका सक्रिय होती है। जहां कहीं पे मान के चलिए कि फुल बहुमत की सरकार है, कार्यपालिका स्ट्रांग है, तो वहां पे कहीं न कहीं विधायिका की शक्तियों को सप्रेस किया जाता है। और जब गठबंधन की सरकार आती है तो वहां पे कार्यपालिका कमजोर होती है, तो वहां पे जो विधायिका होती है वहां पे स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से चेक एंड बैलेंस अच्छा से नहीं चल रहा होता है, वहां न्यायपालिका को बीच में आना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे कि राज्यपाल को बदलने का एक परंपरा बन चुका था। ठीक है, तो अभी जस्ट अभी एक जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला है कि आप राज्यपाल को बदलेंगे, लेकिन उसका सबसे पहले प्रमाणित आधार होना चाहिए। आप जब मन तब आप इसे नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जनहित याचिकाएं यानी पीआईएल आने लगे। ठीक है, जैसे कि आप भागलपुर में जो कैदी थे, तो मान के चलिए कि जो कैदी थे उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, उनको रहने के लिए भेड़ बकरी की तरह रहा जाता था, खाना पीना भी उस तरीके से था। तो पीआईए ने बनाया, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन होता है वो डाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, बिहार सरकार को फटकार लगाई। अब बिहार सरकार क्या करी, तो जेल की कंडीशन को सुधारा। तो यहाँ पे देखिए ना, राज्य के अन्य वर्गों का अरुचिपूर्ण लापरवाह दृष्टिकोण। ठीक है, राज्यों का मतलब राज्य जो है, जैसे बताए, जैसे बिहार सरकार का एग्जाम्पल लिए, वहां पे देखिए, चाहे आप देखेंगे, आप कुछ दिन पहले कर्नाटका का इशू आया था, उसमें राज्य की कुछ न कुछ लापरवाही देखा। हाँ, शायद केरला में और कर्नाटका में राज्यपाल से रिलेटेड कुछ इशू आया था, क्योंकि जब देखिए केरला में क्या था कि वहां पे जो कुलपति होते हैं वो राज्यपाल ही किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति होते हैं। तो वहां पे एक नियम को हटा दिया गया था कि कुलपति को मुख्यमंत्री होंगे या मुख्यमंत्री के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हो, मतलब चुने हुए जो व्यक्ति होंगे वो होंगे। तो यहाँ पे उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो उसको निरस्त कर दिया। तो इसको न्याय सक्रियता बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो राज्यों के अरुचिपूर्ण यानी लापरवाह दृष्टिकोण की वजह से न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिक्रमण ऊपर आया है। अन्य विभिन्न कारक जैसे अपने अधिकारों के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता, वैश्वीकरण, सक्रिय मीडिया, नागरिक समाज संगठन, पर्यावरण के प्रति चिंता। ठीक है ना, बढ़ती जागरूक जब आप हो रहे हैं तो आपका जो फंडामेंटल राइट है
वो लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसे पहले आप देख रहे थे कि जैसे जो एलजीबीटी जो कम्युनिटी थी, उनके प्रति कितना संघर्ष हुआ, ठीक है? राइट टू लाइफ आया, राइट टू एजुकेशन आया, राइट टू फूड आया। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षा बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रहा है। तो जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ अपने अधिकारों को पहचानने का मौका मिल रहा है। और जब लोगों को अधिकार पहचानने का मौका मिलेगा और सरकार या जो भी नियम कानून उसके अगेंस्ट हैं, तो क्या होगा यहाँ पे? लोग इसमें अपना पीआईएल डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक रीच करेंगे, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग पहुंचेंगे, न्यायपालिका उस पर ओवरव्यू करेगी, देखेगी कि नागरिक के अधिकार में ये हित है, तो क्या होगा? अब न्यायपालिका को सॉरी कार्यपालिका या विधायिका को सप्रेस करेगी और बोलेगी कि नहीं तुम्हें कानून ये बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीका से वैश्वीकरण वैश्वीकरण जान ही रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन और पूरा वर्ल्ड को हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे रील्स देख सकते हैं या ऐसे ऐसे प्रॉफिटेबल जो वीडियोस होते हैं उनको नहीं देखते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हर एक चीज से सक्रिय मीडिया देखिए घर घर पहुंच चुकी है। आपके पास मोबाइल है, किसी को पुलिस अगर एक तमाचा मार दी, एक पिक लेके वीडियो बना के क्लिप बना कर भेज दिए, वो आपका क्योंकि पुलिस को मारने का अधिकार नहीं तो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है? तो इस तरीका से आपका हो रहा है। देखिए, हालांकि न्यायिक सक्रियता इसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे कैसे? हालांकि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से उच्चतम न्यायालयों ने बहुत से लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, बहुत से लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, लेकिन 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 देखिए आपका क्वेश्चन का दृष्टिकोण देखिए, देखिए अंतर स्पष्ट कर दिए, चिंताओं का देखिए यहाँ पे उल्लेख अब होगा कि किस तरीके से क्या होगा, हम लोग बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए, लेकिन अनेक मामलों में न्यायपालिका ने अतिरिक्त शक्तियों का उपयोग किया है जो जो न्यायिक सक्रियता की साधारण सीमा का अतिक्रमण करती है, जो उसको हम लोग न्यायिक अतिक्रमण बोलते हैं। इस प्रकार के न्यायिक अतिक्रमण ने निम्नलिखित चिंताओं को जन्म दिया है, ठीक है? जैसे शक्तियों के पृथकीकरण, मान के चलिए कि न्यायिक सक्रियता है तो ठीक है, लेकिन अगर ओवर रीच कर जाए, जुडिशियल ओवर रीच हो जाए, तब कुछ न कुछ तो चिंता आएगा ना, कुछ तो कुछ चिंता यहाँ पे व्यक्त किया जाएगा। तो क्या बोल रहा है? शक्तियों को पृथक्करण करने का सिद्धांत कमजोर हुआ है, ठीक है? शक्तियों का पृथक्करण संविधान कमजोर हुआ है। मान के चलिए कि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में निहित शक्तियों का असाधारण प्रकृति है। मतलब आर्टिकल 142 के अंतर्गत न्यायपालिका कुछ भी आदेश दे सकती है, ठीक है ना? कुछ भी आदेश दे सकती है, कुछ भी नियम अपना पालन कर सकती है। न्यायिक आदेश जारी इस शक्ति का बार बार उपयोग करने से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होगा? दुष्प्रभावी होगा, ठीक है ना? कि बार बार मान के चलिए कि न्यायपालिका ही नियम बना दे, न्यायपालिका सरकार के कार्यों को हमेशा रोक दे या बार बार उस 142 से यूज करे, ठीक है? तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं दुष्प्रभावी हो सकता है। विधायिका और कार्यपालिका के सम्मुख मौजूद चुनौतियों की उपेक्षा, आर्टिकल 26 से 36 से 51 तक, ठीक है, डीपीएसपी में ये बोला गया है कि राज्य को अधिकार दिया गया है। जिस तरीके से भाग 3 जो है 12 से 35 अनुच्छेद तक वो नागरिकों को अधिकार दिया गया है राज्य के अगेंस्ट, उसी तरीके से राज्य को भी ये राइट दिया गया है कि वो अपने सीमित संसाधनों का उपयोग किस रूप में वो करे, किस रूप में करे, ठीक है ना? तो इसीलिए डीपीएसपी, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो आपका डीपीएसपी जो दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है सरकार को कि आपके पास जो भी संसाधन है उसी के अनुरूप आप विकास का कार्य करें। अब आपके पास फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप सोना का जहाज खोजेंगे कि पब्लिक है, फंडामेंटल राइट है, हमको यहाँ से मान के चलिए कि आपको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाना है तो हमें कितना चाहिए? तो फर्स्ट क्लास का जो बिजनेस क्लास होता है, फ्लाइट का जो टिकट होता है वो चाहिए। अब उसी तरीके से आपका 140 करोड़ लोग बोलते हैं, लेकिन सरकार के पास उतना संसाधन नहीं है तो कहाँ से भेजेगी, ठीक है ना? तो उसी समस्या को
उसी समस्या से निपटने के लिए डीपीएसपी बनाया गया था। ठीक है, तो उसी तरीके से 4F, कभी कभी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को सीमित करने वाले 4F जैसे कि निधि, फंड, फंक्शन, ठीक है, फंड, फंक्शन, ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क और पदाधिकारी, ठीक है, यानी फंक्शनरी को ध्यान में रखे बिना आदेश पारित कर देती है। ठीक है, आदेश पारित कर देती है। तो ये क्या होगा, बिना सब कुछ समझे 4F का कॉन्सेप्ट जो बिना समझे अगर न्यायपालिका किसी भी आदेश को पारित कर देती है तो क्या सरकार पे, विधायिका पे, न्यायपालिका, कार्यपालिका पे तो बर्डन ही बढ़ेगा ना। तो जब बर्डन बढ़ेगा तो उसी तरीके से जैसे कि हुआ था कोल ब्लॉक आवंटन में स्पेक्ट्रम का आवंटन को रद्द कर दिया गया, तो रद्द कर दिया गया, देश की कुछ वित्तीय संस्थाओं की स्थिति खराब हुई। मान के सरकार कोल आवंटन कर रही है, तो जब कोल आवंटन कर रही है साथ में 2G स्पेक्ट्रम का जो आवंटन हुआ था वो भी जो रद्द कर दिया गया, सरकार के द्वारा जो रद्द कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि राजकोषीय घाटा तो बढ़ेगा ना। मान के चलिए कि सरकार आज LIC का जो LIC है उसका आपका IPO लॉन्च की, तो उससे क्या होगा, उसको 20 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, 20,000 करोड़ या 20 लाख करोड़ का जो भी हो मुनाफा हुआ, मतलब एक अमाउंट का। तो राजकोषीय घाटा को पूरा करने में, राजकोषीय घाटा को भरने में तो काम करेगी ना। लेकिन अब न्यायपालिका यहीं पे क्या करती है कि उसको कुछ काम कर दे, वो उसको रोक दी, IPO लॉन्च करने के लिए रोक दी, उतना तो सरकार को नुकसान हुआ ना। देखिए, लोगों के प्रति जवाबदेही का अभाव, लोगों के प्रति जवाबदेही का अभाव हो जाता है कि एक संस्था के रूप में न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के समान लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका का जो काम है ना वो सिर्फ सच और झूठ के बीच का डिफरेंस पता करना और लोगों को उचित न्याय देने का काम है, न कि कानून बनाने का। ठीक है, इसीलिए लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है विधायिका और कार्यपालिका के जैसा, बल्कि कार्यपालिका और विधायिका के जो शक्तियां हैं उससे उसको बचाने का काम है। ठीक है, इसके अतिरिक्त न्यायपालिका के पास न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। ठीक है, यानी कि आप न्यायालय का आप आलोचना नहीं कर सकते हैं, अवमानना का हनन कहलाएगा वो। जब अवमानना का हनन कहलाएगा तो सरकार आपको, न्यायपालिका आपको दंड दे सकती है। इसीलिए आप कभी भी देखे हैं कि संसद, इवन संसद की बात कर रहा हूं, जो देश का सर्वोच्च संस्था है, उसमें भी सिर्फ जजों का, जो जजेज हैं उनका सिर्फ आपका महाभियोग लगाया जाता है ना। इम्पीचमेंट जब होता है तो ही उस पर चर्चा होता है, उसके सिवाय और कहीं चर्चा नहीं होता है। ठीक है ना। तो इस तरीका से जब आप उनका आप मानहानि का दावा करते हैं, आप न्यायालय का अवमानना करते हैं, आपका मानहानि का मुकदमा चलता है। इस तरह न्यायपालिका अपने अनेक कार्रवाइयों के लिए सार्वजनिक आलोचना से बच जाती है, और जब आलोचना से बच जाएगी तो भैया मनमानी तो होगा ही। अब अगर न्यायपालिका ही कानून बनाना शुरू कर दे, विधायिका और कार्यपालिका का काम अगर खुद न्यायपालिका ही करना तो शुरू कर दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, न्यायपालिका की विश्वसनीयता में तो संकट उत्पन्न होगा ना। क्योंकि मान के चलिए कि कानून सही है या गलत है, इसका निर्धारण तो भाई न्यायपालिका ही करेगी ना। और जब न्यायपालिका ही करेगी इस काम को, जब इस काम को न्यायपालिका ही करेगी, तो उस कंडीशन में उस सही है कि गलत है कौन डिसाइड करेगा। जब न्यायपालिका कानून बनाना शुरू कर दे, न्यायपालिका नियम लागू करना शुरू कर दे, तो लागू करना गलत है कि सही, उसका डिसाइड कौन करेगा, न्यायपालिका ही करती है ना। तो यहाँ पे विश्वसनीयता कहीं ना कहीं संकट उत्पन्न होती है। ठीक है, वही अब इसको निष्कर्ष कर देना है कि उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर न्यायिक संयम के महत्व पर प्रकाश डाला है। ठीक है, इसलिए न्यायपालिका को आत्म संयम बरतना चाहिए। ठीक है, सुपर लेजिस्लेचर स्वयं की विधायिका से श्रेष्ठ मानने की कभी भी भूल नहीं करनी चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि हम विधायिका से ऊपर हैं। ठीक है, मतलब कि सुपर लेजिस्लेचर का काम करने से बचना चाहिए, और इसका न्यायिक सक्रियता तब तक उचित है जब तक यह वैध न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता तभी तक वैध है
जब तक कि उसका पुनर्लोकन हो सके, उस एक जो सीमा जो बनाया गया है ना, उस सीमा को पार न करे, यहाँ तक रहे, तो न्यायिक जो सक्रियता है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, हालांकि यह एक मानक नहीं होना चाहिए और नहीं अतिक्रमण के रूप में पारित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि परिणत होना चाहिए, मतलब कि आप न्यायिक सक्रियता के रूप में आप काम करें, तो आप न्यायिक सक्रियता के रूप में काम करें, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, आपका जुडिशियल ओवरव्यू करने का काम करे, ठीक है, आपका जुडिशियल एक्टिविज्म का काम करे, न कि जुडिशियल ओवररीच का। तो फ्रेंड, इस तरीका से था कि न्यायिक सक्रियता से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है, उसका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, उसी दृष्टिकोण पे पूरा आंसर लिखना है, तब जाके आपको पूरा तरीका से अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये पॉलिटी का शायद तीसरा चौथा लेक्चर होगा। अब इस तरीके से हम लोग एक एक लेक्चर लेके आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा ये सब लेक्चर पूछे, मॉडल आंसर पूछे, ताकि आप अपने तैयारी को बेहतर मार्गदर्शन में आप ले जा सके, बेहतर रास्ता पे लेके जा सके। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।